22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2019 का सफर अपने तीसरे चरण तक जा पहुंचा। तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले गए हैं। खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर में वोटिंग हुई है। वोटिंग खत्म हो गई है और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है अब ईवीएम में कैद हो चुका है। प्रत्याशियों की तकदीर ईवीएम में कैद हो चुकी है। जाहिर है आपको जिज्ञासा जीत हार की भी होगी और पूरा गणित हम आपको समझाते रहे हैं, बताते रहे हैं। तो आज जो वोटिंग हुई है उसके पूरे गणित को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं और दशकों से आपको चुनाव का गणित समझाते रहे हैं, बताते रहे हैं और बिहार के तमाम जिलों में सर्वे किया है, लोगों से बातचीत की है, लोगों का मूड जाना है। तो उसके जरिए, उस समीकरण के जरिए लोगों के मूड मिजाज को समझाने के लिए हम सीधे अपने एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, तीसरे चरण का वोटिंग तो हो गया और सबकी नज़र टिकी हुई थी क्योंकि ये सब मिथिलांचल की सीटें हैं और सीमांचल की सीटें हैं इसमें। तो मिथिलांचल में जो सीट है उस पर नज़र टिकी हुई थी सबकी कि किसको बढ़त मिलेगी। और आज 5 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। झंझारपुर है, मिथिलांचल का महत्वपूर्ण सीट है, सुपौल है, अररिया है, मधेपुरा है, खगड़िया है। तो शुरुआत करते हैं हम झंझारपुर से। तो झंझारपुर में जिस तरह से देवेंद्र यादव खड़े हो गए हैं, सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, टिकट नहीं मिला, सपा को भागीदारी नहीं मिली महागठबंधन में, तो बगावत करके वो चुनाव मैदान में उतर गए हैं। यादवों के दमदार नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो वो खेल बिगाड़ रहे हैं महागठबंधन का और वहाँ बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी यानी देवेंद्र यादव मिल रही है की वजह से फायदा हो रहा है। देवेंद्र यादव की वजह से एनडीए को बढ़त मिल रही है झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में। और आज जो वोटिंग हुई है, जो ट्रेंड सामने आए हैं, उससे लग रहा है कि यहाँ पर एनडीए बाजी मार लेगा। दूसरी सीट है सुपौल की। तो सुपौल में काफ़ी घमासान है। हमारा सिटी पोस्ट का सर्वे आपने देखा होगा कि एनडीए और महागठबंधन के बीच ज़बरदस्त घमासान है। लेकिन चिंता की बात यह है कि महागठबंधन के अंदर भी घमासान है, क्योंकि रंजीता रंजन वहाँ से निवर्तमान सांसद हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। और उनके पति पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और मधेपुरा में महागठबंधन का खेल बिगाड़ रहे हैं, यानी शरद यादव को हरा रहे हैं। अभी जो ट्रेंड आ रहा है कि शरद यादव को उन्होंने पछाड़ दिया है। तो शरद यादव की हार अगर होती है तो इसके लिए जिम्मेवार होंगे पप्पू यादव, और रंजीता रंजन की हार अगर सुपौल में होती है तो इसके लिए जिम्मेवार होंगे आरजेडी के नेता व कार्यकर्ता, वहाँ का जो स्थानीय संगठन है। क्योंकि स्थानीय विधायक विरोध कर रहे हैं और एक स्थानीय आरजेडी का कार्यकर्ता चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर गया है, तो हार की बड़ी वजह बन सकता है। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है क्या सर कि जो रंजीता रंजन है, कांग्रेस तो वहाँ चुनाव लड़ रही है, रंजीता रंजन भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन रंजीता रंजन की एक व्यक्तिगत लड़ाई भी है आरजेडी से, क्योंकि आरजेडी जाहिर तौर पर उनको हराना चाहती है, ऐसी खबरें लगातार आती हैं। बिल्कुल, आरजेडी नाराज इसलिए है कि पप्पू यादव आरजेडी के सांसद हैं और आरजेडी के खिलाफ बगावत के बिगुल फूके हुए हैं, तेजस्वी तेज प्रताप के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो लालू यादव की जगह लेना चाहते हैं और लालू यादव को पता है कि होने नहीं देना है, तो लालू यादव ने मौका ही नहीं दिया। उनको न महागठबंधन में मौका मिला और न एनडीए में जाने का मौका मिला, अलग थलग पड़ गए। लेकिन उनका प्रभाव बहुत है, स्थानीय सांसद हैं और बहुत एक्टिव सांसद हैं, इस वजह से उनको अपनी बिरादरी का वोट तो मिल ही रहा है, दूसरी जातियों का भी वोट मिल रहा है। तो उस वजह से शरद यादव और जो जेडीयू के बीच आमने सामने की लड़ाई होनी थी वो नहीं हो पाई पप्पू यादव की वजह से। तो वहाँ शरद यादव मधेपुरा में पिछड़ते दिख रहे हैं, जेडीयू को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। उसी तरह से सुपौल में आरजेडी की वजह से गड़बड़ हुआ है खेल, नहीं तो रंजीता रंजन का बड़ा जोर है, बड़ा दबदबा है, बड़ा प्रभाव है और लगातार चुनाव जीतती भी रही हैं। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ा विकट है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी का भी उम्मीदवार मैदान में था, चुनाव मैदान में जेडीयू का भी था, क्योंकि गठबंधन नहीं था, रंजीता रंजन जीत गई। इस बार बीजेपी जेडीयू एक है और जेडीयू का उम्मीदवार वहाँ दिलेश्वर कामत है, उसकी बिरादरी का 4.5 लाख वोट है। तो ये समीकरण भी जो है काफ़ी उसके पक्ष में है और रंजीता रंजन के खिलाफ माहौल है
क्योंकि आरजेडी साथ नहीं दे रही है दिल से। मतलब दोहरी मुश्किल है रंजीता रंजन के लिए। एक तो वोटों का जो गणित है, वोटरों का जो गणित है, वोट बैंक का जो गणित है, वो रंजीता रंजन के पक्ष में थोड़ा सा नहीं है। दूसरी की आरजेडी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा रखी है। जी हाँ। और अब बात करें अररिया सीट की, तो अररिया सीट तो वैसे भी वहाँ से बीजेपी हमेशा जीतती रही है। ठीक है, ये दीगर बात है कि एक बार तस्लीमुद्दीन जीते और उनके मरने के बाद उनके बेटे सरफराज जीते हैं, लेकिन इस सीट को बचा पाना महागठबंधन के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ भी बड़ा घमासान है। और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी वहाँ बाजी मार लेगी, क्योंकि प्रदीप सिंह हैं वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार। हालांकि उनमें बहुत दमखम नहीं है, लेकिन मोदी लहर तो गोलबंदी जो हो गई है अल्पसंख्यकों की महागठबंधन के पक्ष में और बाकी लोगों की एनडीए के पक्ष में, तो मोदी लहर वहाँ इफेक्टिव दिख रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार महागठबंधन की महत्वपूर्ण सीट कहीं बीजेपी के खाते में न चली जाए, ये संभावना है। अब आप खगड़िया सीट की बात कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट सीट है। तो खगड़िया सीट पर सन ऑफ मलाह चुनाव लड़ रहे हैं और सन ऑफ मलाह ने इसी साल पार्टी बनाई और इसी साल उनका महागठबंधन में जगह भी उनको मिल गई और 3 सीटें मिल गई, उम्मीद से ज़्यादा। और खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से महबूब अली कैसर एलजेपी के सांसद थे। तो महबूब अली कैसर पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि महबूब अली कैसर को अल्पसंख्यकों का सपोर्ट नहीं मिल पाया। जो उम्मीद थी एनडीए को कि अल्पसंख्यक का वोट उनको मिल जाएगा और इस वजह से एनडीए का पलड़ा भारी हो जाएगा, हो भी जाता, लेकिन अल्पसंख्यक महबूब अली कैसर के साथ नहीं दिख रहे हैं। वो मोदी के खिलाफ गोलबंद हैं और महबूब अली कैसर से उनको लगाव नहीं दिख रहा है। इसका सीधा फ़ायदा सन ऑफ मलाह को मिल रहा है और सन ऑफ मलाह की बिरादरी के निषाद जाति के और यादव जाति के वोटर वहाँ निर्णायक भूमिका में हैं। अल्पसंख्यक से ज़्यादा वहाँ तो यादव हैं और उनसे भी कहिए तो निषाद समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं। और भूमिहार समाज का भी समर्थन जैसे मिल रहा था पहले एनडीए को, उसमें कमी आई है उस इलाके में, क्योंकि एक अजय कुमार थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे एलजेपी के टिकट पर। बात भी हो गई थी फाइनल, लेकिन आखिरी समय में नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद मिल गया टिकट महबूब अली कैसर को। उस वजह से भूमिहार बिरादरी का भी कुछ वोट मुकेश सहनी की तरफ गया है। इसका खमियाजा भी एनडीए को भुगतना पड़ेगा। तो ये एनडीए की सीट जा रही है महागठबंधन में। वोटों का गणित, वोटरों का गणित बिगड़ गया है, वोट बैंक का गणित भी पक्ष में नहीं है महबूब अली कैसर के। एक तरफ जो मुकेश सहनी जिस बिरादरी से आते हैं उसका बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर, दूसरी तरफ जो उनके अपने वोटर हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो वोटर हैं, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं इस बार महबूब अली कैसर का। तो दोहरी मुश्किल है महबूब, और इसका फायदा मुकेश सहनी को मिलेगा। बिल्कुल। तो जो सीटें पहले थी महागठबंधन में मजबूत सीट, वो जा रही है एनडीए के खाते में, और जो एनडीए की सीट थी वो महागठबंधन के खाते में। मुकेश सहनी की चुनावी लड़ाई के लिहाज से ये बड़ी सफलता है, शानदार आगाज कहा जाएगा अगर वो इस सीट को जीत जाते हैं। बिल्कुल। बाकी 2 सीटें वो जीतेंगे कि नहीं कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अभी हमने सर्वे किया नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी आगे निकलते दिख रहे हैं। हालांकि बीच में लग रहा था कि स्थिति उनकी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मलाह निषाद के बीच वहाँ लड़ाई भी चलती है, लेकिन गोलबंदी हो गई है संजोग से कहिए या उनकी मेहनत का फल। तेजस्वी ने बहुत समय दिया वहाँ मुकेश सहनी के लिए, सबसे ज़्यादा समय तो तेजस्वी ने दिया। सुपौल में एक बार भी नहीं गए और सन ऑफ मलाह के प्रचार के लिए 5-5 बार गए, 7 बार गए, यानी जब बुलाया तब गए। तो बड़ा जोर लगाया था तेजस्वी ने, उस वजह से मुकेश सहनी वहाँ निकलते हुए दिख रहे हैं। अब आप बात कर लीजिए मधेपुरा की। तो मधेपुरा के बारे में मैंने पहले ही कहा, सुपौल की चर्चा करते हुए मधेपुरा की चर्चा हो ही जाती है कि मधेपुरा में शरद यादव हैं, जाने माने समाजवादी नेता हैं और आरजेडी की टिकट पर सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी अलग पार्टी है लोजद, लेकिन वो आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यही तय था आरजेडी से। और पप्पू यादव जो आरजेडी के सांसद थे वो अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और दिनेश चंद्र यादव को जेडीयू ने उतारा है, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। तो वहाँ भी लड़ाई दिलचस्प हो गई है पप्पू यादव की वजह से, क्योंकि पप्पू यादव स्थानीय हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, लोगों के हर सुख दुख में काम आते हैं, इस वजह से वो लड़ाई में आ गए हैं। तो पप्पू यादव के लड़ाई में आने का मतलब है कि लड़ाई अब आमने सामने की नहीं रह गई जेडीयू और महागठबंधन के बीच। जो शरद यादव दिनेश चंद्र यादव के बीच आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गया। तो इसका सीधा फायदा जेडीयू को मिलता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी बात होगी कि ये तो महागठबंधन का आरजेडी का एकदम पारंपरिक सीट रही है ना ये। हाँ, मधेपुरा ठीक है, शरद यादव भी जीतते रहे वहाँ से जेडीयू के टिकट पर,
लेकिन माना जाता है कि यादवों का गोप होता है ना, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, तो यादव बहुल इलाके में जेडीयू का झंडा गड़ जाना ये बड़ी बात है। मतलब पप्पू यादव की जो मसीहा टाइप छवि है उसका फायदा जेडीयू को मिल रहा है, ये गणित है फिलहाल वहाँ का, मधेपुरा का, और भारी नुकसान महागठबंधन को होता हुआ वहाँ पर। जिस तरीके से पप्पू यादव ने वहाँ छवि बनाई है और कुछ वोट कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वोटर उनके समर्थन में हैं और साथ दे रहे हैं उनका। अब हम बात कर लेते हैं कि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, यानी 14 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, और इनमें कहाँ किसको फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो जो गणित है मेरा, पहले हमने सर्वे दिखाया था, उसमें औरंगाबाद में बहुत आमने सामने की लड़ाई है, मैंने कांटे की टक्कर है, और वहाँ महागठबंधन आगे दिख रहा है, यानी बीजेपी वहाँ पिछड़ती हुई दिख रही है जिसकी सीट थी। और गया में जीतन राम मांझी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी की सीट है ही और बीजेपी आगे है यहाँ पर। नवादा में बहुत कांटे की लड़ाई है एलजेपी उम्मीदवार के बीच और आरजेडी के उम्मीदवार के बीच, तो वहाँ भी कम वोट के मार्जिन से लेकिन जीत हो जाएगी एलजेपी की, ऐसी संभावना चंदन कुमार की। और उसी तरह से आप बात कर लीजिए जमुई की, तो चिराग पासवान फंसे हुए थे क्योंकि उनके खिलाफ काम कर रहे थे नरेंद्र सिंह, जेडीयू के नेता हैं, उनके बेटे जेडीयू के जो विधायक हैं, और रामा सिंह ने जोर लगा दिया था राजपूतों को अपने उनके खिलाफ गोलबंद करने में। वो गोलबंदी बीच में दिखी भी, लेकिन आखिर समय में मोदी के नाम पर वो टूट गई। तो मानकर चलिए कि जीत होगी, लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीत होगी, जमुई सीट बच जाएगी, ज़्यादा संभावना है, क्योंकि चिराग पासवान से उम्मीद है वहाँ के लोगों की, बड़े बाप के बेटे हैं और वो पहुँच भी बड़ी है और ये नौजवान हैं, पासवान की विरासत संभाल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उसका फ़ायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा है, इस वजह से उनकी कुर्सी बच जाएगी। और जहाँ तक बात करें अब किशनगंज की, तो यहाँ पर महागठबंधन की बढ़त दिख रही है। कटिहार में भी लड़ाई मुश्किल हो गई है। कटिहार में तारिक अनवर चुनाव जीते थे, अब कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं। लड़ाई कठिन है, लेकिन लगता है कि कम वोटों के फासले से ही, लेकिन वो जीत जाएंगे। और पूर्णिया में स्थिति थोड़ी भिन्न है, वहाँ पप्पू सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो मुकाबला कांटे का हो गया है। पहले वहाँ जेडीयू के सांसद थे संतोष कुशवाहा, उनको ही जेडीयू ने फिर से उतारा है। तो जब जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं थी तब भी जीत गए थे, यानी जेडीयू को तो 2 ही सीटें मिली थी, उसमें से एक पूर्णिया की सीट थी। तो अब तो बीजेपी उनके साथ है ना, तो इस सीट को छीन पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए लगता है कि यहाँ पर महागठबंधन ने पप्पू सिंह को तो उतारा है, थोड़े बहुत राजपूत वोट मिले होंगे, लेकिन उससे जीत नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ जेडीयू बाजी मार लेगा। झंझारपुर की सीट में बता ही दिया है मैंने आपको कि क्या होने वाला है। सुपौल और अररिया, मधेपुरा, खगड़िया का भी हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सब मिलाकर पिछली बार एनडीए के खाते में 9 सीटें थीं, इस बार 9 सीटें आती हुई दिख रही हैं। इस चुनाव में 3 फेज के जो चुनाव हुए हैं 14 सीटों के लिए, इसमें 9 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। एक सीट पर जैसा कि मैंने बताया कि सुपौल में और पूर्णिया में कांटे की टक्कर है, तो हो सकता है कि 9 की जगह 8 हो जाए, और यूपीए के खाते में 5 सीटें जा रही हैं तो 5 की जगह 6 हो जाए, यही होगा। यानी 9 से 8 से 9 के बीच में एनडीए को सीटें मिल रही हैं और 5 से 6 के बीच में यूपीए सिमट जाएगा। तो मुझे लगता है कि यूपीए घाटे में है, एनडीए फायदे में है, मोदी लहर नहीं है बाहर से। यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था सर आपसे कि बिहार लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में बिहार की 14 सीटें निपट गई है, तो आप गए भी हैं कई इलाकों में और कई सीटों पर आपने सर्वे किया है, और दशकों तक आप लोगों का मूड बताते रहे हैं और उस हिसाब से राजनीतिक गणित का आकलन करते रहे हैं, और ज़्यादातर बार वो आकलन बहुत सटीक बैठता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके राजनीतिक अनुभव का फ़ायदा कुछ दर्शकों को भी मिले। तो आप कई इलाकों में गए हैं, कई सीटों पर आपने सर्वे किया है, क्या 2014 वाली स्थिति है या फिर मुकाबला एक तरफा है, एक कांटे का है, क्या है? देखिए, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि महागठबंधन को विधानसभा में, यानी नीतीश कुमार थे आरजेडी के साथ, तो उसको बढ़त मिली, उसकी सरकार बनी, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा में आरजेडी के जो समर्थक थे या जेडीयू के भी जो समर्थक थे, उन्होंने मोदी को सपोर्ट कर दिया क्योंकि केंद्र में मोदी चाहिए था। इस बार भी उतना नहीं है, लेकिन है
कि ये देश की लड़ाई है, मतलब देश के पीएम का चुनाव है, ये बिहार का चुनाव नहीं है। इस वजह से बिखराव हुआ है महागठबंधन के वोटों का, जिसका सीधा लाभ मुझे लग रहा है बीजेपी एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में जितना नुकसान हुआ है उतना विधानसभा में नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन अगर इसी तरह से गोलबंद रहा विधानसभा चुनाव तक तो नतीजा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव है तो इसमें जो महागठबंधन के भी समर्थक हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी को भी सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि देश में एक मजबूत सरकार बने, मजबूत पीएम बने, क्योंकि राहुल गांधी उम्मीदवार भी नहीं है अभी। महागठबंधन का पीएम पद का कौन कैंडिडेट है, अभी तो ऐलान ही नहीं हुआ है, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार बनने की नौबत आएगी तो कई कैंडिडेट हो जाएंगे और महागठबंधन के कई सहयोगी दलों में ही राहुल गांधी स्वीकार नहीं है अक्सर। बिल्कुल, तो इसी का फायदा मोदी को मिलता हुआ दिख रहा है। और मानकर चलिए कि 3 चरण के चुनाव में एनडीए फायदे में है, यानी 2 सीटों का उससे फायदा दिख रहा है और यूपीओ को नुकसान दिख रहा है मुझे लगता है। यानी 2014 की अपेक्षा भी 2014 के मुकाबले भी यूपीओ को भारी नुकसान है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि 31 सीटें तो आई थी ना एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में भी, और मुझे लगता है कि उसी के आसपास पूरा चुनाव हो, क्योंकि अब तो जो सीटें हैं वो ज़्यादा बीजेपी प्रभाव वाली सीटें हैं ना, यही सीटें थी जहां महागठबंधन को ज़्यादा बढ़त मिल सकती थी, लेकिन उन्हीं सीटों पर बढ़त अगर नहीं मिली तो आगे तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और अंडर करेंट है मोदी का, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाइएगा, सर्वे करिएगा, बातचीत करिएगा लोगों से, तो रिक्शा ठेला खुमचा वाला सब मोदी कह रहा है। क्यों कह रहा है ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या मिला अब तो वही वो बता भी नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन कह रहा है कि मोदी चाहिए। तो सर्जिकल स्ट्राइक का भी असर है, उसका फायदा मिलते हुए दिख रहा है। सर, अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। आप चूंकि बता चुके हैं, सुपौल का जिक्र आप कर चुके हैं, मधेपुरा का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन सुपौल और मधेपुरा की सीट, आज जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, सुपौल और मधेपुरा की सीट 2 ऐसी सीटें हैं जिनमें कह सकते हैं कि ये राजनीतिक अदावत वाली सीट है, सियासी दुश्मनी वाली सीट है। कहते हैं, कहावत है कि जिस तरीके से दोस्त जब दुश्मन बन जाता है तो और भी खतरनाक हो जाता है। पप्पू यादव कभी लालू यादव के करीबी बताए जाते रहे और लालू यादव ने उनको मैदान में उतारा। तेजस्वी यादव स्वीकार कर चुके हैं कि मैंने पैरवी की थी पप्पू यादव को मधेपुरा से टिकट मिलना चाहिए 2014 में, और पप्पू यादव ने शरद यादव को हराया। और अब शरद यादव के खिलाफ पप्पू यादव हैं और आरजेडी ने टिकट नहीं दिया पप्पू यादव को, बल्कि महागठबंधन में उनकी एंट्री रोक दी। रंजीता रंजन को हराने के लिए आरजेडी तमाम कोशिशें कर रही है, ऐसी खबरें आ रही है। तो कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक दुश्मनी का मामला है, तो क्या अगर, सवाल जरूर अगर मगर का है, लेकिन अगर पप्पू यादव और रंजीता रंजन कामयाब हो गए तो क्या इन दोनों नेताओं की ताकत बढ़ेगी या फिर बहुत ताकत बढ़ जाएगी। पप्पू यादव तमाम विरोध के बावजूद अगर जीत जाते हैं, उनकी पत्नी रंजीता रंजन जो कि मजबूत स्थिति में है जीत जाती है, तो बिहार का सियासी समीकरण बदल जाएगा। और मानकर चलिए कि तब तो यादव का नेता पप्पू यादव हो जाएंगे और जिस तरीके से रंजन हो जाएंगे, जिस तरीके से आरजेडी ने या कह सकते हैं तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में उनकी एंट्री नहीं होने दी, पप्पू यादव वाया कांग्रेस महागठबंधन में एंट्री चाहते थे। मकसद यही था कि पप्पू यादव को यादवों का नेता नहीं बनने देना है, तो उनको रोक देना है। तब उस परिस्थिति में जब पप्पू यादव जी जाते हैं, तेजस्वी के लिए मुश्किल हो जाएगा इस एंट्री को रोकना। बिल्कुल, मैं कह ही रहा हूँ कि पप्पू यादव इतना विरोध के बावजूद, अलग थलग पड़ने के बावजूद अगर चुनाव जीत जाते हैं, उनकी पत्नी आरजेडी के विरोध के बावजूद अगर चुनाव जीत जाती हैं, तब तो इस्टेब्लिश हो जाएंगे पप्पू यादव कि यादवों के बड़े नेता हैं। यादवों का भी बड़े नेता तो लालू यादव हैं। लालू यादव बीमार चल रहे हैं, बूढ़े हो गए, लेकिन उनका नाम तो अभी भी चल रहा है, उन्हीं के नाम पर पार्टी भी चल रही है। उनकी विरासत को तेजस्वी ने संभाला है और बखूबी बढ़िया से काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है तेजस्वी का। तो ऐसे में तेजस्वी के विरोध के बावजूद अगर पप्पू और रंजीता जीत जाती हैं, तो मुझे लगता है कि एनडीए के लिए कम, महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे, खासतौर पर तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लिए। तो हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर बातचीत के लिए थे। सियासत का तमाम गणित समझाया, चुनाव का तमाम गणित समझाया, जनता का मूड मिजाज समझाया, और जिस तरीके से आज 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है बिहार की, और पहले और दूसरे चरण में 5 और 4 क्रमशः सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है, तो
14 चरण निपट गए हैं। बिहार तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में बिहार की 14 लोकसभा सीटें निपट गई हैं और इन तमाम सीटों पर क्या गणित होगा हमने आपको अपने एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर के जरिए समझाया। उन्होंने आपको बताया मधेपुरा और सुपौल की सीट, जिसको कहा जा सकता है कि राजनीतिक अदावत की सीट बनी है, उस पर चुनाव के जीत हार से होने वाले असर को बताया, परिणाम के बाद क्या असर होगा बिहार की राजनीति में, महागठबंधन के अंदर और एनडीए के अंदर, उस गणित को समझाया। तो तमाम गणित हम आपको समझा चुके हैं। आज जो वोटिंग हुई है उसका भी पूरा गणित हमने आपको समझाया है, हमारे एडिटर इन चीफ ने समझाया है। और हमारे पास जो भी अपडेट होगा और जो भी सियासत के समीकरण हमारे पास होंगे हम आपको समझाते रहेंगे। जनता का मूड और मिजाज भी समझाते रहेंगे, हमारी जिम्मेवारी भी है और हमारा वादा भी है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।